दोस्तों, आज मैं काफी दिनों के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। सरकारी नौकरी की वजह से मुझे घर से दूर ही शिफ्ट होना पड़ा और कुछ दिनों से मैं वहीं पर सेटल था। कल का दिन रविवार का था और उसके साथ ही साथ मैं 2 दिन की छुट्टियां लेने वाला था, जिस वजह से मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। मैं आज अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। इस वक्त शाम के लगभग 4 बज चुके थे। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मगर स्टेशन पर मुझे जब 1 घंटे वाली बात पता चली तो मैंने सोचा कि आज ट्रेन रात के लगभग 9 बजे स्टेशन पहुंचेगी। इतने में मैं थोड़े सामान की खरीदारी कर लेता हूं और फिर मैं वापस स्टेशन से निकल गया। लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये बात बताई थी कि आज ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यह आदमी आखिर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। सामान की खरीदारी करने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने देखा कि लोगों से पूरा भरा रहने वाला यह स्टेशन एक खामोशी की छाया के अंदर डूब चुका था। दूर दूर तक मुझे केवल और केवल एक पसरा हुआ गहरा सन्नाटा ही नजर आ रहा था। और फिर मुझे उस स्टेशन पर एक दुकान दिखाई पड़ने लगी। मैं उस दुकान के पास पहुंच गया। दुकान के पास पहुंचने के बाद मैंने उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई साहब, यह ट्रेन आखिर कब स्टेशन पर पहुंचेगी? तभी उस दुकानदार ने बताया कि यहाँ की लगभग सारी ट्रेनें यहाँ से गुजर चुकी हैं, लेकिन एक ट्रेन जो रात के लगभग 11 बजे के बाद लेट नाइट का सफर करती है। आप चाहो तो उस ट्रेन के अंदर बैठ सकते हो, लेकिन याद रहे, इस स्टेशन पर रात में रुकना मतलब कि खतरों से खेलने के बराबर है, तो आप स्टेशन पर ना रहें। बातों ही बातों में उस आदमी ने मुझे एक ऐसे रहस्य में डाल दिया जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालता रहा। इसके बावजूद भी मैं इस बात को नहीं जान पा रहा था कि आखिर इस स्टेशन पर रात में रुकना मना क्यों है। बाद में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया, क्योंकि मुझे आज अपने घर पहुंचना था। मैं चाहता तो यहाँ से करीब पड़ने वाले होटल में भी रुक सकता था, क्योंकि होटल की दूरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की थी, लेकिन ऑटो की मदद से मैं वहां तक पहुंच सकता था। मगर मैं आज अपने घर जाना ही चाहता था। मैं इंतजार करने लगा कि जल्दी से ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाए, लेकिन ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने में अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ था। मैं अभी भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे वहीं पर खड़ी एक लाइट के नीचे एक आदमी लगातार घूमता हुआ नजर आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस आदमी को पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। फिर मैंने उस आदमी की तरफ चलना ही ठीक समझा। मैं उस जगह से काफी दूर आ चुका था, लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज पर लग गया और उस वक्त मेरे पैरों में जूतों की जगह चप्पल थी। मुझे पीछे से किसी के धड़फड़ाकर भागने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं पीछे पलटा और उसके बाद तो मैं थमथमाकर रह गया। मुझे मेरे सामने कोई भी आदमी नजर ही नहीं आया और जब मैं वापस उस दुकान की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वह दुकान भी बिल्कुल वहां से गायब थी। आखिर वह दुकान इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? मैं यही सोचते हुए वापस से स्टेशन के बेंच की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक ठंडी ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो गया। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई पड़ने लगी। अचानक से मौसम खराब होना और मेरे साथ इस प्रकार से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होना, पर इन दोनों में कुछ न कुछ तो जुड़ाव था। अभी मैं कुछ सोचते हुए थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज के अंदर फंस गया। अब मैं अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को बड़े जोर से जकड़ रखा हो। उसी के साथ मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी और जब मैं वापस से पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि यह तो वही आदमी था जिसने मुझे पागल बनाया था। इस आदमी ने मुझे यह बोलकर स्टेशन से ही वापस भेज दिया था कि आज की ट्रेन रात के लगभग 9 बजे आएगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन उसी वक्त मैं डर की वजह से काफी डरा हुआ वहां से दूर एक केबिन के पीछे छुप गया, क्योंकि बाहर की तरफ तूफान काफी तेज था।
कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हुआ तो मैं वहां से निकलकर बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक अब सब कुछ खंडर बन चुका था, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। दरअसल चारों तरफ मुझे केवल और केवल मिट्टी से भरी हुई दीवारें दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह स्टेशन काफी सालों से ही वीरान पड़ा हो, क्योंकि चारों तरफ अंधेरे की परत की मोटी सी चादर बिछी हुई थी, जिस वजह से यह स्टेशन एक अलग तरह के सन्नाटे में डूब चुका था। लेकिन तभी मुझे यहाँ रोशनी से झलकती हुई दुकान फिर से नजर आने लगी। फिर मुझे लगा कि शायद पहले मुझसे जरूर कोई चूक हुई है, जिस वजह से मैं इस दुकान को देख नहीं पाया। फिर मैं उस दुकान की तरफ चल पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैं पीछे पलटकर देखता तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता। मैंने इस वक्त इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और सीधा उस दुकान की तरफ चल पड़ा ताकि मैं अपनी दुविधा को सबके सामने रख सकूं। जब मैं उस दुकान के और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान के पास कुछ और व्यक्ति वहीं की एक टेबल पर बैठे हुए थे। इससे पहले मैं उस दुकान के पास पहुंच पाता कि मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगा। मैं तुरंत ही ट्रेन की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब मेरी नजर आधी ट्रेन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस ट्रेन के सिर्फ आधे डिब्बे ही मुझे नजर आ रहे थे। और हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि ट्रेन पर से धुआं ही नहीं निकल रहा था, लेकिन एक ट्रेन के ऊपर से धुआं न निकलना यह जरूर किसी न किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहा था। मैं तुरंत ही स्टेशन से निकलने की फिराक में था। अब मुझे इस ट्रेन के अंदर बैठने से पहले ही कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगी। तभी मैं तुरंत ही उस स्टेशन से निकलने लगा, लेकिन फिर मेरे सामने वही मुसीबत एकदम से आन पड़ी। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि वह रास्ता किस तरफ जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता था कि शायद वही स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता है। अब मेरे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैं तुरंत ही उस रास्ते की तरफ निकलने लगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार उस दुकान पर जाकर आता हूँ। मैं वहां से उस दुकान की तरफ निकल पड़ा और जब मैं उस दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग उस दुकान के पास बैठे हुए थे। उन लोगों को देखते ही मैंने उन्हें इस स्टेशन की अजीब हरकतों के बारे में बताया। तब जाकर उनमें से एक आदमी ने मुझे कहा, अरे भाई साहब, आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने उस दूसरे आदमी की तरफ अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पहले तो मुझे उस आदमी पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बाद में मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा और मेरे साथ साथ वह सारे आदमी भी उस आदमी के आगे आगे चलने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। शायद उनके पैर जमीन पर नहीं थे या फिर कुछ और ही चक्कर चल रहा था। मैं एक बार उनके पैरों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों चांद की रोशनी होने की बजाय भी मुझे उनके पैर नजर ही नहीं आ रहे थे। अब मैं लगातार उनके पैरों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं देख ही नहीं पाया। बाद में वह सभी मुझे एक बरगद के पेड़ के पास लेकर गए। तब तक वह ट्रेन वहां से जा चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी स्टेशन की पटरियों के ऊपर कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें मैं पहचान पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन ये आवाज जितनी सुनने में अजीब लग रही थी, उतनी ही भयानक और डरावनी भी थी। तभी मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे एकदम से बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ पर से कुछ निकलने लगा। पता नहीं वह क्या चीज थी, मैं तो उसे ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे जो आदमी नजर आ रहे थे, उन सभी के पांव हवा में उठे हुए थे। और तब जाकर मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था कि यह कोई आसान जाल नहीं, बल्कि प्रेतों का एक परिवार है, जिनके चंगुल में अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे एक यज्ञ के दौरान पीर बाबा ने एक तावीज दिया था, जो शायद मेरे पैंट के पिछले पॉकेट में था। क्योंकि मेरे गर्दन पर चोट के निशान थे तो मैं कुछ दिनों से उन्हें नहीं पहन रहा था। मैंने झट से उसे निकाला और उस लॉकेट को दर्द में ही पहन लिया। मैंने उन्हीं का स्मरण करना शुरू कर दिया था
फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल पाया और किसी तरह उस जगह से निकल गया। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। एक आदमी ने मुझे जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सीधा पटरियों की तरफ भागते जा, वरना तुझे इन रूहों की ताकत से कोई भी नहीं बचा सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त यह बात मुझे काफी अच्छी लगी और मैं सीधा उन्हीं पटरियों की तरफ तेज गति से भागता रहा। लगभग 10 मिनट की तेज गति की दौड़ के बाद मैं एक बहुत छोटे से स्टेशन पर पहुंच गया, जहां पर चारों तरफ मुझे काफी सारे लोग स्टेशन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं सीधा वहीं के स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गया। पहले तो उस स्टेशन मास्टर ने मुझे थोड़ा पानी पिलाया और फिर मैंने उसे अपने साथ हुए पूरे हादसे के बारे में विस्तार से बताया। और फिर मुझे पता चला कि करीब 2 साल पहले उस स्टेशन पर कुछ दोस्त सफर करने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन के आने से पहले ही उन लोगों का झगड़ा उसी दुकान के मालिक से हुआ। उन लोगों ने अपनी बदमाशी हरकतों से उस दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाद में उन सभी दोस्तों की लाश भी उसी स्टेशन पर पड़ी हुई मिली। अब उनकी मृत्यु का क्या कारण था यह तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन आज भी उनकी आत्मा उस स्टेशन पर रात में भटकती रहती है, जिस वजह से रात में लोगों ने उस स्टेशन पर जाना ही छोड़ दिया। और फिर मैं वहीं से डरा सहमा अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी अद्भुत जगह की जो दिखने में इतनी गजब लगती है कि हर किसी का मन मोह ले, लेकिन उस जगह की असलियत और उसकी दास्तां से हर कोई रूबरू नहीं होता। कहते हैं कि रामायण काल से ही इस जगह में कुछ ऐसे राक्षसों का वास है जो आज भी जीवित हैं और उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है। वो लोगों को परेशान अवश्य करते हैं, मगर उन्हें भी मौत की हर वक्त तलाश रहती है। पल पल में उन्हें अपनी मौत ही दिखाई देती है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी नजदीकी से। रोहन एक अमीर परिवार का लड़का था। अपने पापा के दम पर पला बड़ा रोहन आज अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। अपने दोस्तों के साथ उसने कामयाबी की सीढ़ियों को छुआ था, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल के नाम का भी एहसास किया था। सालों पहले की बात होगी जब रोहन काफी दिनों के बाद अपने गांव सीमा नगर लौटा था। लेकिन गांव में एक घटना काफी मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि गांव के बाहर पड़ने वाले छोटे से उस भूमि के हिस्से पर कुछ प्रेत आत्माएं निवास करती हैं, जिनका खौफ आज भी आतंक मचाता है। बात नंबर 1, रोहन को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और दूसरी बात, वो इन चीजों को कतई विश्वास करने के लिए लोगों को उत्साहित भी नहीं करता था। वो तो इन्हें गलत सिद्ध करना चाहता था। लेकिन कोई भी इंसान सच्चाई की परछाई को मिटा पाने में सक्षम नहीं रहता, चाहे वो कितना भी अनुभवी और पढ़ा लिखा क्यों ना हो। रोहन ने शहर में पढ़ाई का एक अलग ही रुतबा बनाया था। सीमानगर गांव के लोग कहते हैं कि उस गांव के समीप पड़ने वाले उस भूमि के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो आवाजें इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि कुछ पल के खातिर गांव के लोग डर में डूब जाते हैं। रोहन आज इन आवाजों को सुनने के लिए बेताब था। वो जानना चाहता था कि गांव के समीप स्थित उस भूमि के टुकड़े के अंदर से अंततः ऐसी कौन सी आवाजें आती हैं जिसके कारण गांव के अंदर बदनामी का एक अलग ही मुकाम बना हुआ है। वो इस बात को जानना चाहता था, और फिर रोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सच में अकल्पनीय था। उस दिन रात को उसने अपने कानों को पहले से ही खड़ा कर रखा था, लेकिन ताजुब तो उस बात का था कि वहां पर कोई आवाज ही नहीं आई। वैसे भी रोहन के दिन इन दिनों काफी स्ट्रगल से गुजर रहे थे। काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद वो अपने गांव लौटा था, जहां उसके दादा और दादी रहा करते थे। रोहन को अपने दादा और दादी से काफी ज्यादा लगाव था, और उसके मम्मी पापा भी उसे गांव जाने से मना नहीं करते। लेकिन आज उसने अपने दिमाग में कुछ अलग ही ठान रखा था। उसे किसी भी कीमत पर यह सिद्ध करना था कि गांव वाले जिन चीजों से डरते हैं असल में वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि कुत्तों की फौज है जो वह रात में डेरा डालती हैं। लेकिन गांव के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ों के अंदर उन चीजों का इतना ज्यादा खौफ था कि रात के वक्त उस इलाके की तरफ देखना भी वो पसंद नहीं करते थे। गांव उस जगह से थोड़ा सा सटा हुआ था, और वहां के लोगों ने
काफी सालों पहले उन चीजों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज तो रोहन को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई जिसके बारे में उसने सुना था। और अब रोहन को संपूर्ण तरीके से ये विश्वास होने लगा कि गांव के बाहर जो आवाज आती है वो किसी कुत्तों के भौंकने की आवाज हो सकती है। इसके अलावा वहां पर सिर्फ सन्नाटा है। एक रात सब कुछ खामोश रहा और जब सुबह हुई तो पूरी रात की नींद लेते हुए रोहन गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास पहुंचा, जिनका नाम है सचिन गुप्ता। क्योंकि जैसा कि रोहन को ज्ञात था कि गांव के लोग उन्हीं की बातों का पालन करते हैं और उन्हीं के बातों का अनुसरण भी किया करते थे, जिस वजह से रोहन ने बताया कि उसे आज की रात गांव के अंदर ऐसी कोई भी चीज का आवाज नहीं हुआ जो उसे हिला सके या फिर उसके दिल में डर का कोई एहसास मचा सके। गांव के मुखिया हैरान थे, लेकिन एक बात भी बिल्कुल सत्य थी कि उनके अलावा गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इन बातों का उनसे ज्यादा अनुभव रख सके। उन्हें हर चीज का अच्छे से पता था और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के साथ वो बुरी चीजें दखल क्यों नहीं देती और उनका राज क्या है और उनकी आवाजें आना एकदम से बंद कैसे हो गई। उन्होंने रोहन को एक साइड में बिठाया और फिर रोहन से कहने लगे, देखो हमारा गांव भूतों से बाधित है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सामने इंसान नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए सावधानी ही तुम्हारा प्रथम कार्य है। रोहन अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, पर गांव के लोगों ने मुझे उस जगह पर जाने से रोक दिया था, वरना मैं अब तक ये साबित कर चुका होता कि वहां पर कुछ नहीं है। गांव के मुखिया रोहन की इन हरकतों से थोड़े से परेशान होकर बोले, अगर तुमने आज वहां जाने की भी कोशिश की तो तुम्हारी लाश ही गांव तक लौट पाएगी। एक बार फिर उसने इस बात को मजाक के तौर पर लिया और कहने लगा, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और असलियत तो ये है कि गांव के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और आज मैं ये साबित कर दूंगा कि गांव में ना ही तो कोई राक्षस निवास करता है और ना ही आज इस सृष्टि में किसी राक्षस का नामो निशान होता है। इतना बोलकर वो वहां से चल दिया। आज रोहन का मूड थोड़ा खराब था और वो ये साबित करने पर उतर चुका था कि उसे किसी भी तरह बस ये प्रूफ करना है कि गांव के पास ऐसा कोई भी राक्षस नहीं रहता जिसके आतंक से गांव वालों के अंदर डर का खून बहता है। फिर क्या था, दूसरे दिन जब अंधेरी रात में रोहन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर गांव वालों के शरीर में कपकपी छूट गई। अंधेरी रात थी, शाम के 7:30 बज रहे थे और इस समय रोहन अपनी गंदी करतूतों के साथ हाथ में एक लकड़ी लिए उस स्थान की तरफ चल दिया जो भूतों से बाधित माना जाता था। कहते हैं कि सायंकाल होने के बाद उस जगह पर जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है, लेकिन इन सभी बातों की चिंता ना करते हुए रोहन उस स्थान के पास पहुंच गया। अंधेरी रात के बीचों बीच रोहन को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कब्रिस्तान में पहुंच गया है। चारों तरफ बस शोर का सन्नाटा था और साथ ही खामोशी की चादर उस पूरी जगह पर चढ़ी हुई थी। उस घनघोर सन्नाटे के बीचों बीच रोहन हाथ में लकड़ी लिए इधर उधर टहलने लगा। आज उसे भूतों से सामना करना था और साथ ही साबित करना था कि गांव में कुछ है ही नहीं। रोहन की एक एक करतूत उसके मौत के दरवाजे पर खटखटा सकती थी, लेकिन वो कहां इन बातों को समझने वाला था। वो तो बस अपनी होशियारी दिखाते हुए उस राक्षस भूमि तक पहुंच चुका था जिसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने का दावा किया जाता है। साथ ही उसे दहशत का दूसरा नाम का दर्जा भी दिया जाता था। दोस्तों, इंसान की जिद्दी कभी भी उसे एक ऐसी जगह पर धकेल देती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अपनी जिंदगी सवाल पर अड़ा रोहन जोरों से हाँफने लगा। रोहन को कुछ ही पल में कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसे देखकर वो पूरा हिल गया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से वो चीज ओझल हो गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रोहन थोड़ा सा सहम गया और उसके बाद जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने यहाँ पर आकर एक बड़ी गलती कर दी है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ा और वहां से निकलने की सोचने लगा। लेकिन एक बात भी सत्य है, इंसान जिन कर्मों को कर चुका होता है उसे सुधारने में वो असक्षम ही रहता है। रोहन अपने दिमाग की बेवकूफी से यहाँ तक तो पहुंच गया, मगर अब यहाँ से जिंदा वापस लौट पाना कतई आसान नहीं था। फिर उसे ऐसा भी एहसास हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई अपने कदम पटकते हुए बढ़ रहा है। एक पल के लिए जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ये तो कोई और नहीं था बल्कि गांव का ही एक लड़का था जो रोहन को बिल्कुल अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। उस लड़के को देखकर रोहन की सांस में सांस आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा।
वो लड़का रोहन को पता नहीं कहां लेकर जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी और उसके कदम तो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच रोहन के बदन से पसीने की भरमार सी उठने लगी। उसने देखा कि उस बच्चे के पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अपनी मौत को आगे आगे चलता देख रोहन का शरीर थर थर कांप उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने समय को ना गवाते हुए अपने कदमों को पीछे मोड़ दिया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद रोहन अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से भागने लगा। लेकिन अब चाहे वो कितने भी प्रयास करे, उसके सारे प्रयास असफल ही रहने वाले थे, क्योंकि अब वहां से भागने के लिए उसे राक्षसों के मुंह से बाहर निकलना था, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि राक्षस जाति कुछ ऐसे शैतान जो कभी भी आतंक मचा सकते थे। राक्षसों का कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी रोहन को उसकी मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकते थे। रोहन बिना पीछे मुड़े लगातार धूम दबाकर स्पीड से भागता रहा। काफी दूरी तय करने के बाद जब रोहन को ऐसा लगने लगा कि अब एक सुरक्षित स्थान पर है, तो वो पीछे मुड़ा। उसने अपनी जिंदगी जीने की उम्मीदों को ही छोड़ दिया था। तभी उसने देखा कि विशाल राक्षसों की एक टोली उसके पीछे खड़ी थी और सभी के चेहरे से हल्की सी एविल मुस्कुराहट निकल रही थी, यानी कि यह एक मृत्यु का पहला संकेत था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी भले इंसान का मनुष्य के ऊपर हाथ हो तो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ने वाले रोहन ने देखा कि उसी गांव का वो सरपंच जो रोहन से काफी दिनों से बहस कर रहा था, वो कुछ लोगों के साथ वहां पर दाखिल हुआ और सही समय पर रोहन की जान बचाने में सफल भी हुआ। लेकिन इस समय रोहन का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इससे बात साफ मालूम पड़ रही थी कि अभी अभी रोहन ने किसी खतरे को देखा है और वो बेहद डरा हुआ है। शहर में पढ़ा लिखा एक लड़का जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, आज उसने उन चीजों को अपनी आंखों से देख भी लिया। इस घटना के बीच जाने के बाद रोहन ने कभी भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी चीजें असल में इस दुनिया में मौजूद होती हैं और इनका भी एक अलग अस्तित्व होता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्या पता वो हमारे ऊपर कब भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ये तब की घटना है जब मैं अपने मूल निवास प्रतापगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में रहा करता था। दरअसल अपने पढ़ाई के चलते मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 9 सितंबर की रात को जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो फ़ोन उठाने से पहले ही मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी बहन शिखा थी, जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। फिर जब मैंने उसके घबराने की वजह पूछी तो उसने बताया कि पापा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, चाचा जी पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और इतना सुनते ही मैंने फ़ोन रखते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। पर जब मैं हॉस्टल से निकला तो बाहर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो मैंने पाया कि रात के 1 बज चुके हैं। इस वक्त किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था, पर पास में एक टैक्सी स्टैंड था। मुझे लगा कि वहाँ कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी और ये सोचकर मैं टैक्सी स्टैंड पहुँचा। पर वहाँ पर एक ही टैक्सी लगी थी और उस टैक्सी का ड्राइवर भी वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे जाया जाए। तभी मुझे एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी और ट्रक की हॉर्न सुनते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए ट्रक रोकने के लिए आवाज लगाने लगा। पर उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड कम करने की जगह और भी ज्यादा बढ़ा दी। वो तो मैं ऐन वक्त पर रास्ते से हट गया, नहीं तो वो ट्रक ड्राइवर मुझे कुचलते हुए वहां से चला जाता। मैं भी पीछे मुड़कर उस ट्रक वाले को गाली दे ही रहा था कि उसने कुछ आगे जाकर ट्रक रोका और फिर ट्रक को रिवर्स में पीछे लाने लगा। उस ट्रक वाले को ट्रक पीछे लाता देख मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, कहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया था। फिर जब वो ट्रक वाला मेरे पास आया तो वो मुझसे गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इस वक्त तुम रोड के बीचों बीच खड़े हो गए। इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर और भड़कता कि मैं उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, वो मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, पर अभी कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बिना सोचे आपको इस तरह रोकने की कोशिश की। मेरी बात सुनते ही उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा,
कहाँ पर है तुम्हारा घर? मैंने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, वो मनियापुर प्रतापगढ़ जनपद। मेरे पता बताते ही उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोलते हुए बोला, आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं भी उसके इतना कहते ही ट्रक में चढ़ गया। फिर वहां से निकलने के बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि तुम एन वक्त पर रास्ते से हट गए, नहीं तो आज मारे जाते। आइंदा से रात के 12 बजे के बाद भूल से भी किसी रोड या हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रोकने की हिम्मत मत करना, नहीं तो पक्का मारे जाओगे। इस पर मैंने ट्रक ड्राइवर साहब से पूछा, पर आप किसी को ऐसे कैसे रोकते हो जा सकते हो? आपको दूसरे की जान की कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस पर वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा मुस्कुराते बोला, बेटा आपकी कितनी उम्र है? इस पर मैंने जवाब देते हुए बोला, वो 23 साल। मेरे जवाब देते ही ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, बेटा इतने ही साल मुझे ट्रक चलाते हुए हो गए हैं और इन बीते 23 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा और सीखा वो आम लोगों के सोच से कहीं परे है। मैं अभी ट्रक ड्राइवर साहब से कुछ पूछता कि तभी एक बूढ़ा आदमी हाईवे के बीचों बीच खड़ा नजर आया और उस आदमी को देखते मैं चीखते बोला, ओ ट्रक रोको। पर ट्रक ड्राइवर साहब ने उस बूढ़े आदमी को कुचलते हुए ट्रक आगे निकाल दिया। जहां ये देखकर मैं शौक था तो वहीं ट्रक ड्राइवर साहब के चेहरे पर एक सीकन तक नहीं थी। उनके चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि मानो सड़क पर अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं ट्रक ड्राइवर साहब को एकटक घूरे जा रहा था, तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, कुछ भी सोचने से पहले एक बार ट्रक के साइड मिरर में देख लो। फिर जब मैंने ट्रक ड्राइवर साहब के कहने पर मैंने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो मैं फिर से एक बार शॉक हो गया। दरअसल वो बूढ़ा आदमी जिसे अभी अभी कुचला था वो ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था और उसे देखकर ये साफ जाहिर था कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई दूसरी ही बला है। मैं अभी ट्रक के साइड मिरर से उसी बूढ़े आदमी को देख रहा था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, बेटा अभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे तुम्हारा कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भी समझ चुका था कि ट्रक ड्राइवर साहब की बात मानने में ही भलाई है, लिहाजा मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद ही मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर ऐसा लगने लगा कि ट्रक से कुछ बार बार टकरा रहा है। साथ ही ट्रक की स्पीड भी पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी और एक बार फिर एक झटका इतनी जोर से लगा कि मैं अपनी सीट से उछलकर सामने के फ्रंट मिरर से टकरा गया। फ्रंट मिरर से टकराते ही मैंने अपनी आंख खोल ली और जो मैंने सामने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें उखड़ने लगी। सामने बहुत सारे अजीब से दिखने वाले जीव ट्रक के चारों तरफ मंडरा रहे थे। वो इतना भयानक दृश्य था कि देखने मात्र से शरीर का पानी सूखने लग गया था। अब मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और चुपचाप सर अपने दोनों पैरों के बीच रखकर बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई और ट्रक की स्पीड भी अब नॉर्मल हो गई थी। फिर जब ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, बेटा इतना डरो मत, अभी सब ठीक है, चाहो तो आंखें खोल सकते हो। हालांकि मैं अभी भी बुरी तरह से डरा हुआ ही था, पर मैंने किसी तरह आंखें खोली और जब सामने देखा तो अब सब कुछ नॉर्मल था। जहां मुझे अभी भी पसीना आ रहा था तो वहीं ट्रक ड्राइवर साहब बड़े इत्मीनान से ट्रक चला रहे थे। कुछ आगे जाते ही फिर से एक आदमी हाईवे के बीच बीच नजर आया। इस बार मैंने उस आदमी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर ट्रक ड्राइवर साहब ने उसे कुचलने की जगह ट्रक की स्पीड कम कर ली। ट्रक की स्पीड कम होते ही जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि ट्रक ड्राइवर साहब ट्रक को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ रहे हैं। और फिर जब मेरी नजर उस आदमी पर गई जो अभी अभी दिखा था तो मैंने पाया कि वो पेट्रोल पंप का स्टाफ है। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल ही था, बस मैं कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। और अभी ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक लगाया ही था कि मुझे याद आया कि इस रास्ते पर तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो इस हाईवे के रास्ते बहुत बार आना जाना हुआ है। फिर कभी इस पेट्रोल पंप पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस पेट्रोल पंप पर काम कर रहे वर्कर्स पर गया जो बड़े ही अजीब ढंग से चल रहे थे। उस वक्त वहां इतनी ज्यादा खामोशी थी कि कानों में ऐसा लग रहा था कि हवा भर गई हो। वो सारे वर्कर्स एक दूसरे से बात तलक नहीं कर रहे थे और मैं अभी उन्हीं वर्कर्स को ही देख रहा था कि तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, इन वर्कर्स के पैरों की तरफ देखो। ट्रक ड्राइवर साहब के इतना कहते ही जब मैंने उन वर्कर्स के पैरों की तरफ गौर किया तो मैंने पाया कि वहां पर काम कर रहे सभी वर्कर्स के पैर उल्टे हैं। और मैंने सुना भी था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, यानी कि ये सारे भूत हैं। ये एहसास होते ही कि फिर से भूतों से पाला पड़ गया है तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई और पसीना दुगनी तेजी से अब बहने लगा।
फिर कुछ देर उस पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद जब ट्रक ड्राइवर साहब ने वहां से चलने के लिए ट्रक स्टार्ट किया तो उन वर्कर्स में से एक उनके पास आया और मिमियानी आवाज में कुछ बोला, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया और इशारा पाते ही वो सारे ट्रक के पीछे भागे और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने वहां से ट्रक निकाल लिया। उस पेट्रोल पंप से काफी आगे आने के बाद जब मैंने ट्रक ड्राइवर साहब से पूछा, जब आपको पता था कि वो सारे भूत हैं तो आपने ट्रक क्यों रोका और आखिर में आपने उनको ट्रक के पीछे कौन सा इशारा किया? इस पर ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, जिस तरह से हम इंसानों में भी अलग अलग स्वभाव के इंसान होते हैं, ठीक उसी तरह भूतों के भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। कुछ से हमें देखते भाग जाना चाहिए तो वहीं कुछ का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, क्योंकि तुम उनसे चाहकर भी नहीं भाग सकते। इतना बोलकर ट्रक ड्राइवर साहब चुप हो गए और मैंने उनसे जब दोबारा उस इशारे वाली बात पूछी तो उन्होंने जवाब देने की जगह सिर्फ मुस्कुरा दिया। मैंने भी दोबारा सवाल नहीं किया और अब तक 15 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका था और अब 15 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। ट्रक ड्राइवर साहब चुपचाप ट्रक ड्राइव करने में बिजी थे और मैं भी उन्हीं की तरह खामोश बैठा रहा। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैं अभी फोन उठाने ही वाला था कि ट्रक ड्राइवर साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अभी फोन मत उठाना। जिस पर मैंने कहा, पर ये मेरी बहन का फोन है, कोई जरूरी बात होगी। पर मेरी बात सुनने के बाद भी ट्रक ड्राइवर साहब ने साफ कह दिया कि चाहे किसी का भी फोन हो, फोन बिल्कुल मत उठाना। यहाँ तक कि फोन करते ही ट्रक ड्राइवर साहब ने फोन स्विच ऑफ करवा दिया। पर जब फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी फोन की रिंग बज उठी तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। फोन पर अभी भी वही नंबर फ्लैश हो रहा था। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर था कि तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक एकदम से रोक दिया। इससे पहले मैं ट्रक रोकने की वजह पूछता कि वो ट्रक से उतरकर ट्रक के पीछे चले गए। वहीं मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा रहा। वो कॉल भी कट हो चुकी थी। मैं अभी ट्रक ड्राइवर साहब के लौटने का वेट ही कर रहा था कि तभी मुझे सामने ट्रक ड्राइवर साहब दिखे जो मुझे ट्रक से बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मैं इशारा पाते ही ट्रक से उतरा और उनकी तरफ बढ़ने लगा और मैं अभी उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि ट्रक ड्राइवर साहब भी आगे आगे जाने लगे। उन्हें आगे जाता देख मैंने उन्हें आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब क्या बात है, हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं ट्रक को छोड़कर? पर वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो बस ट्रक से दूर और दूर जाते ही जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे काफी दूर चला आया था, यहाँ तक कि अब वो ट्रक भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक ही ट्रक ड्राइवर साहब भी मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने 2-4 बार उन्हें आवाज भी दी पर वो कहीं नहीं मिले और मैं अभी भी उसी तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ ट्रक ड्राइवर साहब गए थे कि तभी पीछे से ट्रक की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रक की हॉर्न सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वही ट्रक चली आ रही है जिसमें मैं बैठा था। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस ट्रक को ट्रक ड्राइवर साहब ही चला रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता था? फिर जब उन्होंने ट्रक रोका तो वो ट्रक रोकते ही बोले, तुम बिना बताए ट्रक से कैसे उतर गए? चलो जल्दी से बैठो। मैं बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया और ट्रक में बैठने के बाद जब वहां से हम चले तो कुछ देर के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रक से क्यों उतर गया था। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक छलावा था जो तुम अपनी दुनिया में लेकर जा रहा था। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो शायद तुम हमेशा के लिए उनके भ्रमजाल में फंस जाते। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे एक सवाल करते हुए कहा, पर मैं आज से पहले भी बहुत बार इन्हीं रास्ते से गुजरा हूँ, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज से पहले मैं कभी इतना डरा नहीं और ना ही किसी भूत को देखा, पर आज ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस पर ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, आज तुम्हारा वक्त तुम पर बहुत भारी है, इसलिए ये सब तुम्हें देखना पड़ रहा है। पर इसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे प्रतापगढ़ छोड़ दिया और फिर वहां से मैं अस्पताल पहुंचा। पापा काफी सीरियस थे पर भगवान ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों, उस हादसे को बीते एक अरसा हो चुका है और आज भी मेरा आना जाना प्रतापगढ़ के उसी रास्ते से होता है, पर वैसा कभी दोबारा नहीं घटा जो उस रात घटा था। किसी ने सच ही कहा है, मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आती है, और शायद उस रात भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर